हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय न्यू यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। यहाँ पे हम लोग 2027 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का संपूर्ण सिलेबस है ना, हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी तमाम विषयों का अध्ययन हमारे अलग अलग शिक्षक के माध्यम से आपको इसी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। और कॉन्सेप्ट, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। तो आज मेरा ये पहला डे है जिसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए आइए जानते हैं कि मैथ को कैसे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हमारे साथ प्रत्येक दिन जुड़िएगा तो मैथ में ही हम आपको आशा और विश्वास दिलाते हैं कि आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो डेली क्लास को अटेंड करना है, और डेली जैसे कि हम आपको बोर्ड पे बताएंगे तो आपके सामने एक कॉपी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे और आप उसको नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग मैथ में कुछ विशेष चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे जो आप शायद नहीं जानते होंगे, उस चीज़ की चर्चा करेंगे। और यहाँ पे मैथ में जो है वो कॉन्सेप्ट और ट्रिक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, इस तरीक़ा से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज जानेंगे कि मैथ में सबसे पहला बात कि शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ, और आज से हम मैथ का शुरुआत करने जा रहे हैं। और प्रत्येक दिन आप लोग क्लास को अटेंड कीजिएगा। प्रत्येक दिन हम आपको जो है मैथ, साइंस, उसके बाद और भी अदर फैकल्टी के टीचर भी आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहला नंबर कि मैथ में कुछ बेसिक बातें, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या के बारे में। उसके बाद प्राकृत संख्या को जानने के बाद हम लोग होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होता है, उसके बाद जानने का प्रयास करेंगे इंटीजर्स, पूर्णांक क्या होता है। उसके बाद पूर्णांक के बाद हम लोग और भी कुछ बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक क्लास में 50 विद्यार्थी है, अगर हम किसी एक विद्यार्थी को खड़ा करके पूछे कि बाबू बताओ कि इसमें कितना विद्यार्थी है और गिनती शुरू करो, तो वो विद्यार्थी क्या करेगा कि शुरू करेगा 1 से 1 2 3 4 5, जब विद्यार्थी होगा तैगों को गिनने का प्रयास करेगा, अनंत विद्यार्थी होगा। तो इस तरह से हमारा प्राकृत संख्या जो होता है वो हो गया आपका 1 से लेकर 2 3 4 5 कहाँ तक, तो अनंत तक, है ना, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा होता है प्राकृत संख्या जो कि 1 से शुरू होता है। दूसरा बात आ गया हमारा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर होता है कि वो कि प्राकृत संख्या के अगर साथ हम शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। इसको हम लोग कहते हैं कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। जानते हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ना, इसमें कुछ बेसिक अंतर है, उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए तो हम लोग देखते हैं कि 1 से अनंत तक जो भी संख्या होगा उसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, और 0 से अनंत तक जो संख्या आता है उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि 1 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सभी के सभी प्राकृत संख्या जो है वो
पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सभी के सभी प्राकृत संख्या जो है वो आपका पूर्ण संख्या भी है। दूसरा बात यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो आप कहिएगा नहीं सर कि सभी के सभी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है। क्या पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है? क्या 0 इसमें है? नहीं है, इसलिए हम इसको ये पूर्ण संख्या को जो है प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। बात समझे? आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इंटीजर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक यानी कि अगर हम इसको नंबर लाइन पे दर्शाना चाहेंगे तो ये हो गया 0, 0 से उधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 कहाँ तक? तो ये हो गया अनंत तक। इधर आएंगे तो ये हो गया माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, ये कहाँ तक? अनंत तक। इसको हम लोग कहेंगे बाबू ये हो गया आपका पूर्णांक। ये वाले जो संख्या है इसको हम कहेंगे क्या? इसको कहेंगे पूर्णांक। जो पूर्णांक में आपका 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, -1 2 -3 इस सब को हम लोग कहेंगे पूर्णांक। क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका धनात्मक पूर्णांक, ये जो होगा ना इसको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको हम लोग कहेंगे निगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स। और शून्य जो होता है ना 0 उसको कहेंगे उदासीन पूर्णांक। क्या कहते हैं उसको? उदासीन पूर्णांक। इसको कहेंगे उदासीन। शून्य मेरा हो गया उदासीन पूर्णांक। तो आइए अब हम पूर्णांक के बारे में भी इसको और इसको रिलेट करके देखते हैं कि क्या इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्राकृत संख्या जो है वो क्या? प्राकृत संख्या 1 2 3 4, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या भी होगा, है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है। दूसरा बात ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण संख्या भी जो होगा, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो होगा वो आपका पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण संख्या आपका पूर्णांक भी है, प्राकृत संख्या भी आपका पूर्णांक है। देखिए ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 अनंत तक, 1 2 3 4 5 कहाँ तक? अनंत तक। तो हम नहीं कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो होगा वो आपका पूर्णांक होगा। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 अनंत तक, 0 1 2 3 4 अनंत तक, तो नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या जो होगा वो हमारा पूर्णांक होगा। लेकिन क्या पूर्णांक पूर्ण संख्या है? क्या पूर्णांक प्राकृत संख्या है? तो आंसर होगा नहीं। ये जो हमारा पूर्णांक है वो ना तो पूर्ण संख्या और ना ही प्राकृत संख्या है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक जो होता है वह उसमें पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। क्या इसमें है पॉजिटिव निगेटिव? इसमें तो पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है? इसमें पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है? नहीं है। तो हम कहेंगे कि पूर्णांक जो होता है वो ना तो पूर्ण संख्या होगा और ना ही प्राकृत संख्या होगा। बात क्लियर? आइए उसके बाद हम लोग कुछ और बात जानने का प्रयास करेंगे। भिन्न फ्रैक्शन एक होता है, जैसे मान लीजिए भिन्न फ्रैक्शन, इसमें क्या बात है? तो इसमें मान लीजिए जैसे कि ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, ये 13 हो गया। तो इसको कहेंगे अंश, नॉमिनेटर। इसको कहेंगे हर, डिनोमिनेटर। तो नॉमिनेटर जो होगा ना, ऊपर वाला को कहेंगे क्या? ऊपर वाला को कहेंगे नॉमिनेटर, यानी कि अंश। क्या कहेंगे? अंश। और नीचे वाला को क्या कहेंगे? हर। तो अंश जो होता है ना, अंश क्या होगा? यहां पे लिख देते हैं कि अंश जो होगा वह छोटा होगा किससे? हर से। अंश क्या होगा? अंश जो होगा वह छोटा होगा किससे? हर से, है ना। दूसरा बात, एक बात और गौर कीजिएगा यहाँ पे कि जैसे कि ये हो गया 13 बटा में ये हो गया 7, क्या ये भिन्न है? बिल्कुल भिन्न है। लेकिन हम लोग इसको मिश्रित भिन्न कहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। कैसे कहेंगे? तो ध्यान दीजिए,
इसको भाग लगाइएगा तो क्या 7 एकम में 7 और 7 छके 13, 7 एकम में 7, 7 छके 13, बस समझे, ये हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो जैसे कि 19/3, ये भी फ्रैक्शन है, भिन्न है, लेकिन कौन सा? तो मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। कैसे? तो ध्यान दीजिए, 3 अब भाग लगाइए, तो 3 में भाग लगाइए, 3 छके 18, बचा हासिल क्या? 1, 19 हो गया। तो 3 छके 18, 18 में 1 जोड़िएगा, 19, 19/3, इसको कहेंगे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर? तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इसको जानने का प्रयास करेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। देखिए, अभाज्य संख्या में अगर हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए, जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड, 2 फैक्टर हो, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। या फिर जो संख्या एक या स्वयं से विभाजित हो जाए पूर्णतः, उसे भी हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। वे संख्या जो स्वयं एक और स्वयं खुद से विभाजित हो जाए, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर दूसरा तरीका से कहें तो इसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है, कि जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, 2 अभाज्य संख्या है। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले। क्या है? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी प्रकार से। यहां पे आप देखिएगा, 2 जो है वो 1 से भी विभाजित होगा। 2 जो है वह क्या होगा? 1 से भी कटेगा। 2 को अगर 1 से भाग लगाइएगा तो लग जाएगा, और 2 से भाग लग जाएगा। तो क्या को फैक्टर हुआ? एगो फैक्टर है, एगो फैक्टर है, 2 को फैक्टर हुआ। फिर 3 भी जो है वह 1 और 3 से भाग लग जाएगा। क्या को फैक्टर? 1 और 3 हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग कहेंगे कि 2 जो है वो 2 यानी कि अभाज्य संख्या, वही संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। या फिर जो 1 और स्वयं से विभाजित हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। तो देखिए ना यहाँ पे कि 2 जो है वो 1 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, फिर 3 1 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, 5 1 से भाग लग जाएगा, और 5 से भाग लग जाएगा। तो 5 भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो 1 और 5 यानी कि अभाज्य संख्या। क्या वो गुणनखंड? तो 2 गुणनखंड, 1 और 5। जैसे कि 7 देखिएगा यहाँ पे, तो 7 जो है वो 1 से भाग लग जाएगा और 7 से भाग लग जाएगा। तो 1 और 7 अभाज्य संख्या। फैक्टर देखेंगे तो ये 1 और 7 यानी कि 2 को गुणनखंड हो जाएगा। फिर 9 में देखिएगा तो 9 1 और 9 है ना, इससे भाग लग जाएगा। 11 देखिएगा तो 1 और 11, तो ये भी आपका अभाज्य संख्या है। 13 देखिएगा तो 1 और 13 है ना। तो सारे के सारे अभाज्य संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। अब इसमें क्या बात है कि 2 जो है वह सम भी है, 2 इवन नंबर भी है, और 2 अभाज्य है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 2 जो है वो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो वह सबसे छोटी
अभाज्य संख्या क्या होगा, तो वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका 2। और 2 जो अभाज्य संख्या है वह तो सबसे पहली अभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या है। 2 को छोड़ करके जितने भी अभाज्य संख्या होंगे ना उस सब के सब विषम होगा। 2 को छोड़ करके जितने भी हमारे अभाज्य संख्या होंगे उस सब के सब क्या होगा, तो वो होगा हमारा विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 2। दूसरा बात कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य की बात करेंगे तो वह हो जाएगा 2। 2 को छोड़ करके जितने भी हमारे अभाज्य संख्या आएंगे वो सब के सब हो जाएगा आपका विषम अभाज्य संख्या। तो यहां पे लिख देते हैं नोट में, 2 को छोड़ करके जितने भी अभाज्य संख्या होंगे वह विषम अभाज्य संख्या कहलाएंगे। 2 को छोड़ करके जितने भी अभाज्य संख्या होंगे ना वो कहलाएंगे विषम अभाज्य संख्या। और क्या बात इसमें बनेगा, तो और भी देखने का प्रयास करेंगे। हाँ, कि अगर हम बात करेंगे कि सबसे कम अभाज्य संख्या की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम बात करने का प्रयास करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, सबसे छोटी और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 को छोड़ करके जितने भी अभाज्य संख्या कहलाएंगे ना वो कहलाएंगे विषम अभाज्य संख्या। अगर आपसे बात करें कि आप बताइए यहाँ पे कि अधिकतम कितनी अभाज्य संख्या हो सकते हैं, अधिकतम अनंत तक होंगे। अधिकतम कितने अभाज्य संख्या होंगे तो वह हो जाएंगे अनंत। कितने होंगे, तो अधिकतम कितने अभाज्य संख्या हो जाएंगे तो हो जाएंगे, आपका आंसर क्या होगा, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा तो होगा 2। और आपसे पूछेगा कि सबसे पहला अभाज्य संख्या कितना है, जैसे आपसे पूछेगा कि जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आइए देखते हैं इसको। तो अभाज्य संख्या के बारे में और भी कुछ देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या बात बन सकता है हमारे, है ना। जैसे कि मान लीजिए चलिए अब तो कोई बात नहीं बन सकता, सारा बात तो आपको बता दिए हैं कि अभाज्य, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अभाज्य संख्या 2 को छोड़ करके जितनी भी अभाज्य संख्या कहलाएंगे वो कहलाएंगे विषम अभाज्य संख्या। दूसरा बात, अभाज्य संख्या का परिभाषा देना चाहिएगा तो जिनके वे संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वे संख्या जो एक और स्वयं से पूर्णतः भाग लग जाए या पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। और 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। और आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा तो होगा 2। और आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि
कंपोजिट नंबर क्या है? यानी कि भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या में अगर हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की, तो वे संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। 2 नहीं, 2 अगर होगा तो हो जाएगा भाज्य। वैसा संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वैसा संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। अगर दूसरा परिभाषा की अगर बात करेंगे तो वे संख्या जो एक स्वयं के अलावा और भी संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या होता है एग्जांपल देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 2 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, तो होगा कहां से? 4। क्या होगा? 4। उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, अनंत तक है। आप देखने का प्रयास करेंगे तो 4, तो 4 का देखो क्या को गुणनखंड है, तो 4 1 से भी भाग लग जाएगा, 4 जो है 2 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा। और कोई संख्या है जो 4 को भाग लगा पाएगा? तो कहेगा सर नहीं। उसके बाद देखिएगा 6 जो है वो 1 से भी भाग लग जाएगा। उसके बाद 6 2 से भी भाग लग जाएगा, 6 3 से भी भाग लग जाएगा, और 6 से भाग लग जाएगा। क्या वो गुणनखंड हुआ? तो हम कहेंगे सर 1 2 3 और 1 2 3 और 6। यहाँ पे देखिएगा 1 2 और 4, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 को गुणनखंड, 1 2 3 और 4 को गुणनखंड यहाँ पे हो गया। तो हम अभी क्या बताएं कि गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। अगर 2 से अधिक होगा फैक्टर तो वो कहलाएगा भाज्य संख्या। फिर देखिएगा 8, तो 8 बुक में देखिएगा कौन कौन भाग लगाएगा? तो 1 भाग लगाएगा, उसके बाद 2 भाग लगाएगा, उसके बाद 4 भाग लगाएगा, उसके बाद 8 इसको भाग लगाएगा। 9 को देखिएगा तो 9 को कौन कौन भाग लगाएगा? तो 1 लगाएगा, 3 लगाएगा, उसके बाद देखिएगा तो 9 भाग लगाएगा इसको। 10 को देखिएगा तो 10 को भी जो है 1 भाग लगाएगा, 2 भाग लगाएगा, 5 लगाएगा, 10 लगाएगा। 12 को देखिएगा तो 1 भाग लगाएगा, 2 लगाएगा, 3 लगाएगा, उसके बाद 4 लगाएगा, उसके बाद 6 लगाएगा, उसके बाद 12 लगाएगा। ये हो जाएगा। तो इस सब को कहेंगे भाज्य संख्या। देखिए ना क्या गुणनखंड है? 2 से अधिक है कि नहीं है? बिल्कुल अधिक है। यहाँ भी देखिएगा 2 से अधिक है, यहाँ भी देखिएगा 2 से। अगर 2 से अधिक है तो निश्चित वो कहलाएगा भाज्य संख्या। अब देखिएगा यहाँ पे इसमें क्या भूत होगा? तो 4 जो होगा वह सबसे पहली भाज्य संख्या होगा। 4 सबसे पहली भाज्य संख्या होगा। आपसे पूछेगा कि सबसे पहली भाज्य संख्या कौन होगा? तो हो जाएगा 4। क्या होगा? 4। तो सबसे पहली भाज्य संख्या की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा 4। उसके बाद यहां पे देखिएगा 9 में देखिएगा तो क्या इसमें 9 को कहिएगा कि सबसे पहली विषम भाज्य संख्या, तो हो जाएगा 9। सबसे पहली विषम भाज्य संख्या, सबसे पहली यहां लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे कि सबसे पहली विषम भाज्य संख्या, तो वो हो जाएगा 9। सबसे पहली विषम भाज्य संख्या की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 9। सबसे पहली विषम अगर भाज्य संख्या हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 9। और सबसे पहली अगर भाज्य संख्या की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। दूसरा बात, हम आपको 1 के बारे में नहीं बताया है। 1 जो होगा वो ना तो अभाज्य होगा ना तो भाज्य होगा। क्यों? क्योंकि 1 का 2 गुणनखंड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब 2 को नहीं होगा तो क्या 2 से अधिक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि 1 जो होगा वो ना तो अभाज्य होगा और ना ही भाज्य। तो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करके लिखिएगा, 1
ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या। हो गया। भाज्य संख्या को फिर से रिपीट करने का कोशिश करेंगे कि भाज्य संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, कि वे संख्या जो एक स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या, या फिर जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। 4 सबसे पहली भाज्य संख्या है। अगर 9 की बात करेंगे तो सबसे पहली विषम भाज्य संख्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 9। तो यहां से नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हो गया। अब ये आज का पहला क्लास है। कल मैथ का सेकेंड क्लास होगा जिसमें कि मैथ का और भी कुछ इसमें बेसिक पार्ट को ऐड करेंगे, जैसे कि इसमें ढेर सारा है कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। इस सब बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद।